गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फाल्गुनी वालोड़कर BHS ONGC से आफ्टर्नशिप में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का आज के हमारे हिंदी के विषय में कक्षा 7वीं में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछले मतलब 2 शनिवार से हमारी छुट्टी आ रही है। एक शनिवार 15 अगस्त था और एक शनिवार 22 तारीख को जैन संवत्सरी मतलब गणेश चतुर्थी थी ना, तो उसकी छुट्टी थी। सो आज हम 2 शनिवार के बाद आज मिल रहे हैं। पर 2 शनिवार के पहले हमने हमारी कविता 5 हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, वो कविता हमने समझी थी, पर उसके प्रश्नों के जवाब हमने नहीं किए थे। ठीक है, एम आई राइट? राइट। तो आज हम उस कविता के प्रश्नों के जवाब करेंगे। ठीक है। और दूसरा आपका छठा पाठ है विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनकी जीवनी है। मतलब उन्होंने कैसे एक वैज्ञानिक होकर विज्ञान के क्षेत्र में कैसे अनेक कार्य किए, उनके जीवन और कार्यों का परिचय हमें उस पाठ में दिया गया है। उसका मैं वीडियो आपको भेजूंगी। उस वीडियो में से सिर्फ आपको पाठ को समझना है। उस पाठ में कोई कहानी नहीं, उनकी जीवनी दी गई है। उनका जीवन कैसा था, कैसे उन्होंने सब कुछ सीखा, कैसे विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किए, वही है। मतलब आज के पीरियड में हमें कविता 5 के प्रश्नों के जवाब आपकी नोटबुक में लिखने हैं और छठा पाठ जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो आपको समझना है। बस ये 2 कार्य आज आपको करने हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि दोनों वीडियो जो है वो आपको ध्यान से देखने हैं और कविता 5 के प्रश्नों के जवाब जो है वो आज के आज ही आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट कर देने हैं और मुझे होमवर्क मेल करना है। समझ में आ गया? चलो, अब हम हिंद देश के निवासी जो है वो कविता हमने समझ ली थी। आपने वो कविता लिख भी दी होगी और उसके शब्दार्थ भी लिख दिए होंगे। तो आज हम उसका अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। अभी मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, पर मैंने उस प्रश्नों के जवाब लिखकर उसका PDF बना दिया है, वो मैं आपको भेजूँगी। उसमें से आपको आपकी नोटबुक में कॉपी करना है। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारा अभ्यास। उसमें प्रश्नों के उत्तर है। प्रश्न 1, उसमें पहला प्रश्न दिया है कि हमारे देश की क्या विशेषता है। ठीक है, तो हमारे देश की क्या विशेषता है कि हमारे देश में अलग अलग रूप और रंग वाले लोग हैं, अलग अलग पहनावा भी है सबका, पर अलग अलग भाषाएं भी हैं। फिर भी हम सब लोग एक होकर रहते हैं और विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। ठीक है, हमारी कविता में यही बताया ना कि हमारे देश में अलग अलग रूप, रंग, पहनावे वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एक हैं और विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। ये हमारा पहला प्रश्न का जवाब पूर्ण हुआ। दूसरा, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? अब सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, सबका उद्गम स्थान अलग अलग होता है, पर उनके बहाव भी अलग अलग होते हैं। कहीं अलग अलग जगह से वो निकलती है, अलग अलग जगह पर वो बहती है, पर अंत में जाकर वो सागर में मिल जाती है, तब वो एक हो जाती है। ओके। तीसरा, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार ये है कि मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना, मतलब ऊंचा बनाना। ठीक है, उसको ऊंचाइयों तक ले जाना, वो ही सभी धर्मों का सार है। सभी धर्मों के अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सभी धर्म एक जैसे पवित्र है, स्वच्छ है। ठीक है, कोई धर्म ऐसा नहीं कि ये नीचा है, ये धर्म ऊंचा है। ठीक है, सभी धर्म अपने अपने लोग अपने अपने धर्मों की विशेषताएं होती है। मतलब मनुष्य को अपने धर्मों की बढ़ाइयाँ नहीं हाँकनी है, उसको उन बुराइयों से दूर रहना है, दूसरों की बुराइयों से दूर रहना है मनुष्य को, और अपने धर्म को, अपने आप को उन्नत बनाना है। ठीक है, प्रश्न 2 है। यहाँ पर आपको 3 फूलों की चित्र दिए गए हैं, उसमें आपको शब्द दिखे हैं और उस शब्दों में से आपको पूरा एक वाक्य बनाना है। अब पहला देखो, मैंने होमवर्क दिया है पर मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ। मैं वो आपको PDF में नहीं भेज रही हूँ क्योंकि वो एकदम सिंपल है और उस फूल में से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, अब पहला वाक्य क्या बनेगा? हम भारत देश के निवासी हैं। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? कोयल की आवाज़ मधुर होती है। ओके, तीसरा, हमें, अब यहाँ पर हमें तीसरा जो हमें नहीं लिखा है पर हमें ऐड कर सकते हैं, वरना आपको नहीं करना हो तो भी चलेगा, कि फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। किससे? तो हम हमें ऐड कर सकते हैं कि हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ओके, ये प्रश्न 2 पूर्ण हुए। प्रश्न ब में
2 में ब है कि गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अब आपको गोला दिया है और उसमें अलग अलग शब्द दिए हैं, उन शब्दों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है, अब आप 7th स्टैंडर्ड में हो, ये दोनों जो एक्सरसाइज है ना वो 5th स्टैंडर्ड के लेवल की है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दी है। अब गोले में से आपको वाक्य बनाना, अब यहाँ पे हमें वाक्य बना के दिया है, सोहन पढ़ रहा है। तो दूसरा मैं आपको बना के दिखाऊं, मेघा पढ़ रही है, रीनल खेल रही है, हरेश पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है। ठीक है, हरेश पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको जितने भी अंदर रीनल, सोहन, हरेश, ऐसे 3 लोग हैं और पढ़ रहा है, खेल रहा है, फिर बस इतना आपको पढ़ रहा है, खेल रही है, अगर लड़की है तो खेल रही है और लड़का होगा तो खेल रहा है। ऐसे आपको 7 वाक्य इसमें से बनाने हैं, 7 सेंटेंस आपके बनने चाहिए। ठीक है, ये आपको होमवर्क में मैंने दिया है। प्रश्न 3 है, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। मतलब मैंने जो आपको कविता एक्सप्लेन की थी ना, वो ही भावार्थ मतलब एक्सप्लेनेशन आपको इन 2 पंक्तियों का लिखना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये 2 पंक्तियाँ जो है उनका भावार्थ, उनकी समझूती, उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है कि भाई भारत देश में रहने वाले लोग भले रंग रूप पहनावा भाषाएं अलग अलग है, परंतु वो सभी लोग एक हैं। ठीक है, और हमारी मातृभूमि क्या है, एक ही है, भारत। ठीक है, ऐसा है, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। मतलब यहाँ पर आपके प्रश्न 1, 2 और 3 यहाँ पर अभ्यास के पूर्ण हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता चला। अब हम आगे स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अब स्वाध्याय जो है उसके पहले हमें प्रश्न 4 दिया है कि औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का लिखिए और उस परिच्छेद मतलब पैराग्राफ को फिर से लिखना है। मतलब यहाँ पर जहाँ औरत लिखा होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, आदमी। ठीक है, और लड़की जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या करना है, लड़का। ठीक है, और ऐसा लिख के आपको फिर से पूरा पैराग्राफ लिखना है। अब मैं एक वाक्य आपको बना के दिखाऊंगी। पहला लिखा है, एक मोटी औरत जा रही थी। अब औरत की जगह मुझे क्या लिखना है, आदमी। तो मैं क्या लिखूंगी, एक मोटी लिखूंगी, नहीं, एक मोटा आदमी जा रहा था। ठीक है, दूसरा देखो, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। अब लड़की की जगह मुझे क्या लिखना है, लड़का। तो पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। अब लड़का आएगा तो मैं चल रही थी लिखूंगी, नहीं, लड़का होगा तो चल रहा था। ठीक है, ऐसे आपको चेंज करके पूरा पैराग्राफ फिर से लिखना है। ओके, अब हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। स्वाध्याय में आपको पहले 4 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न दिया है कि हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं, मतलब लोग कैसे अलग अलग हैं, उनमें क्या विविधता है कि वो अलग अलग है। तो पहला, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के होते हैं। उनका रंग अलग होता है, रूप अलग होता है, उनके पहनावे भी अलग अलग होते हैं, उनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, उनके वो धर्म भी अलग अलग होते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों की अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा, पहनावा सब अलग अलग हैं। इस प्रकार हिंदवासियों की अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। ठीक है, दूसरा, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं। तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह के फूल एक रूप हुए हैं। तीसरा, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है। तो इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदियों का उल्लेख किया गया है। चौथा, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है। तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं। ठीक है, वो उनका उद्गम स्थान अलग अलग है, वो अलग अलग स्थानों से निकलती है और अलग अलग मार्गों से बहती है, पर वो अंत में जाकर सागर में एक खो जाती है, सागर में मिल जाती है। इस प्रकार हमें नदियों से संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग हैं, उनका उद्गम स्थान, उनका बहना जो है वो अलग अलग है, पर अंत में वो जैसे सागर में मिल जाती है, उसी तरह हम भारतवासी के रंग, रूप, वेश, भाषा, पहनावा अलग अलग है, पर हम एकजुट होकर रहें। ये संदेश हमें नदियाँ देती है। ठीक है, प्रश्न 2। अब कोष्टक में आपको समानार्थी शब्द, जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर आपको गोला करना है और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अब मैंने आपको गोला करके दिया है, टेक्स्ट बुक की जो PDF मैं आपको भेजूंगी ना, उसमें मैंने गोला किया है, वो समानार्थी शब्द नहीं है। अब देखो, पंथ, राह और रास्ता, ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी है, पर पैर जो है वो समानार्थी है। पंथ का समानार्थी पैर होगा नहीं होगा, तो वो अलग है।
दूसरा देखो, कुसुम, पुष्प, फूल, ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी है। कांटा है नहीं है, तो वो अलग है। तीसरा है आम, अनूठा, अनोखा, निराला। अब इन तीनों में से अनूठा, अनोखा, निराला एक सेम है, पर आम जो है वो अलग है, फल का नाम है, तो वो अलग शब्द है। जन, मनुष्य, मानव, ये तीनों एक ही समानार्थी है, पर स्त्री जो है वो अलग है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है कि जो समानार्थी नहीं है उस पर गोला कर देना है और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अब जैसे मैंने पहले पैर पर गोला किया, वो समानार्थी नहीं है। पंथ, राह और रास्ता, इन तीनों शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। मतलब समानार्थी शब्द नहीं है उसे छोड़ देना है और बाकी के तीन जो बचे हैं, ठीक है, उन शब्दों को आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मैं आपको समझा रही हूँ, देखो, पैर को मुझे नहीं करना है पंथ, तो मेरा पंथ बहुत सरल है, ऐसा मैं वाक्य बना सकती हूँ। राह, मुझे मेरी राह मिल गई है। फिर रास्ता, ये रास्ता कहाँ पे जाता है। आपको सिंपल ऐसे तीन आपके अपने शब्दों में उसके वाक्य बनाने हैं, ठीक है। ऐसे आपको 1 2 3 4 जो ब्रैकेट दिए हैं उनके आपको वाक्यों में प्रयोग करने हैं, ठीक है। इसलिए ये मैं आपको नहीं भेजूंगी, आपको होमवर्क में करना है। ये सब आपके 7th स्टैंडर्ड के लेवल का नहीं है, ये 5th स्टैंडर्ड के लेवल का है, इसलिए मैं आपको पीडीएफ में नहीं भेज रही हूँ। क्वेश्चन आंसर मैंने सारे पीडीएफ में भेजे हैं, उसमें से आप लिख सकते हो, ठीक है। पर ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, एकदम ईजी है ये आपके लिए। एम आई राइट? यस मैडम, राइट। हाँ, चलो अब ये हो गया। अब नीचे हमें दी गई है भाषा सज्जता, ठीक है। अब जो भाषा सज्जता का जो टॉपिक है वो आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। भाषा सज्जता जो यहाँ पर दिया है ना, वो आप अभी टेक्स्ट बुक में से ही देख के लिख लो। जब ये पूरी संज्ञाएं ख़त्म हो जाएंगी फिर मैं पूरी संज्ञा का जो टॉपिक है वो आपको मैं समझाऊंगी। पहले पर आपको जो भाषा सज्जता का टेक्स्ट बुक में जो लिखा है ना, वैसा आपको आपकी नोटबुक में कॉपी कर लो, तो एक आपके पास वो टॉपिक आ जाएगा कि मैडम हमने ये सीख लिया है, ठीक है। जब पूरी संज्ञाएं कंप्लीट होगी टेक्स्ट बुक में से, तब मैं पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपको अच्छी तरह से वो समझाऊंगी। पर पहले आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिए हैं। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना। मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। ठीक है, ये 3 सेंटेंस यहाँ पर पूर्ण हुए। अब हम आगे के सेंटेंस देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम पीछे आएंगे, आगे के सेंटेंस देखेंगे। मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। रास मतलब मुझे नहीं आया, वो मैं कर नहीं पाई। प्रियंका, क्यों। मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओ अब समझी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। ये यहाँ पर हमारे पैराग्राफ कंप्लीट हुए। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इस पैराग्राफ में से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है। अब आप मुझे पूछोगे मैडम व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है हम वो 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। 6 में भी शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। संज्ञा मतलब नाउन, नाम, और उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब नाम, ठीक है। आपका, मेरा, हर एक चीज़ का हमने नाम रखा है, तो नाम से वो चीज़ हम जल्दी से ढूंढ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारा और आपका नाम नहीं होगा तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी या आप मुझे कैसे बुलाओगे, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब हर एक व्यक्ति का जो नाम होता है, चीज़ों का, वस्तुओं का, प्राणियों का, पदार्थों का, पशुओं का, पंखियों का, हर एक नाम होता है, उस नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया? यस, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब नाम, नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि कौन कौन से नाम हैं, तो आप मुझे बोलोगे मैडम प्रियंका है, यस, मीना है, यस, सीमा है, यस, ठीक है। ये तीनों हमें नाम दिए हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया? ठीक है, ये आपको लिख लेना है और उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, ठीक है, ये आपको आपके नीचे लिख देनी है, ठीक है। अब ऐसा करना बच्चों, ये जो मैंने बोला ना भाषा सज्जता वाला व्याकरण की नोटबुक में, तो व्याकरण की नोटबुक में मत लिखो, ठीक है। वो आपकी प्रोज की जो आपकी जो ये एक्सरसाइज वाली नोटबुक है ना,
हमारी प्रोज की रेगुलर नोटबुक जिसमें हम अभ्यास स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, उसी में ये कंटिन्यू कर लेना। जब ये पूरी संज्ञाओं के प्रकार कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं आपको वो ग्रामर की नोटबुक में लिखने के लिए मैं अच्छी तरह से लिखूंगी, फिर वो आपको उसमें लिखना है। अभी ये आपको प्रोज की नोटबुक में ही कंटिन्यू करना है, ग्रामर की नोटबुक में मत लिखना, ठीक है। चलो आगे अब दूसरा प्रश्न पूछा है कि इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। अब इन व्यक्ति संज्ञा शब्दों के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? तो प्रियंका के लिए, मीना के लिए और सीमा मौसी के लिए। अब तीनों में से मुझे प्रियंका के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो आप, ठीक है, प्रियंका के लिए आप है। फिर मीना के लिए तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे, मैंने ये आपको PDF में भेजा है। सीमा मौसी के लिए उन्होंने, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर प्रश्न 3 है, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द ब्लैंक के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो क्या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा तो पता चला कि नाम होता है मैडम, संज्ञा मतलब नाम, पर सर्वनाम मतलब बार बार मुझे किसी व्यक्ति के बारे में आपसे बात करनी है तो बार बार मैं उस व्यक्ति का नाम लूँगी नहीं, तो बार बार नाम लेने से अलावा मैं वहाँ पर वह, उसने, मुझे, तुमने, वो शब्दों में प्रयुक्त करूँगी तो उसे कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। ये सिर्फ आपको लिख देना है। अभी आपको ग्रामर की नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है, ये आपको आपकी प्रोज की नोटबुक में ही लिखना है, अभ्यास स्वाध्याय कंटिन्यू ही करने हैं, ठीक है। अभी ग्रामर की नोटबुक को हाथ मत लगना है। जब मेरा पूरा संज्ञाएँ कंप्लीट हो जाएंगी प्रकार उसके बाद ही हम उसको अच्छी तरह से व्याकरण की नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न 4, वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर लिखिए। अब देखो पहला सेंटेंस जो है, मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। अब उसमें सेंटेंस क्या है कि मुझे बल्लेबाजी में मज़ा, मतलब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं किसी को बता नहीं रही हूँ, मतलब ये बोलने वाला कौन है? मुझे, ठीक है, इसलिए मुझे आएगा। उत्तर क्या आएगा? मुझे। इसमें मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है तो मुझे। हम मैच जीत गए, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? हम मैच जीत गए। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो तो तुम, ठीक है। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी। वह कैप्टन है, वह। उसने एक लंबा छक्का लगाया तो उसने, ठीक है। ये भी मैंने आपको PDF में भेजा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि जो सर्वनाम शब्द है जो नाम की जगह पे प्रयुक्त होते हैं, नाम मैं नहीं लिखती और उसकी जगह मैं वह, मुझे, तुम, तुम्हारी, तुमने, हम, हमारे, उसने, वो शब्दों का प्रयोग जो है उसे कहते हैं सर्वनाम। तो उसको आपको इस वाक्य में से देखना है और उत्तर करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब हमारा प्रश्न 5 जो अंतिम रहा है वो अब हम देखेंगे। चलो बच्चों, अब प्रश्न 5, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखिए। अब देखो, अब पहला प्रश्न यहाँ पर वाक्य है, अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। अब खुद के लिए उसने क्या सर्वनाम यूज़ किया है यहाँ पर, बताओ मुझे। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया। अब मतलब अभी, राजीव मतलब नाम है, स्वयं मतलब खुद, तो ये स्वयं आया, मतलब यहाँ पर कौन सा शब्द खुद के लिए उसने प्रयुक्त किया? स्वयं, ठीक है। दूसरा देखो, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ठीक है, तो मैं तो हूँ, मैं, पर कैसे चला जाऊँगा? अपने आप, तो वह मैंने खुद के लिए प्रयुक्त किया ना, तो ये आएगा अपने आप, ठीक है। मैंने अंडरलाइन की है, वो आंसर है। पहले में स्वयं और दूसरे में अपने आप, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपकी कविता 5 हिंद देश के निवासी का अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण हुआ। पूरा अभ्यास और स्वाध्याय आपको आपकी प्रोज की कंटिन्यू नोटबुक में ही लिखना है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे इतना जानिए, मतलब यहाँ पर सर्वनाम है। सर्वनाम वो आपको मैंने समझाया कि सर्वनाम मतलब जो नाम की जगह पर शब्द प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन, नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अब यहाँ पर हम बातचीत करते हैं तो कभी हम किसी के बारे में या कभी श्रोता के बारे में तो कभी तीसरी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अब बातचीत करते समय इन 3 प्रकारों के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम, ठीक है। दूसरा मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, वे आदि,
ठीक है। ये 3 पुरुष है। उत्तम पुरुष मतलब जो बोलता है ना वो, मध्यम पुरुष मतलब जिसके साथ आप बात कर रहे हो, और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। बात हम अकेले अकेले तो नहीं करते, कोई 2 लोग बात करते हैं। तो पहला जो बोलता है वो उत्तम पुरुष, जिससे वो बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहा है वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है। मतलब ये हमें शब्द, सर्वनाम के शब्द को दिया है कि इस तरह से हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको अगर ये ऐसा वाक्य दिया कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, तो भाई ये कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष? तो मैं मतलब उत्तम पुरुष हुआ। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो भी टेंशन मत लेना। जब सर्वनाम का टॉपिक अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक में पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, या मैं देख लूँगी, अगर नहीं होगा तो मैं आपको अच्छी तरह से उसको बोर्ड पर या अपने आप में लिख के आपको समझाऊँगी, ठीक है। मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है कि मैडम हमें समझ में नहीं आया, अब हम क्या करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको भी टेक्स्ट बुक में नीचे लिखा हुआ है, इसमें मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको समझाऊँ। ऐसा ना हो कि मैडम ने नीचे का तो समझाया ही नहीं, ठीक है। इसलिए नहीं समझ में आता है तो टेंशन मत लेना, मैं अच्छी तरह से वापस में उसको पूरा सर्वनाम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रकार, वो सब मैं आपको समझाऊंगी। जैसे हम संज्ञा का समझते हैं ना, वैसे तो संज्ञा का भी आपको समझाऊंगी और सर्वनाम का भी। अब नीचवाचक सर्वनाम क्या होता है? कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक या अपनेपन का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला गया, तो आप क्या है? निजवाचक। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, तो अपने आप। वे खुद चले गए, तो क्या होगा? खुद। मतलब ये जो सर्वनाम के शब्द हैं वो नीचवाचक, खुद के लिए मैंने प्रयुक्त किए हैं, इसलिए वो नीचवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझ के रखना है, अभी आपको नोटबुक में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा पूरा कविता का अभ्यास स्वाध्याय पूर्ण हुआ, और जो भाषा सज्जता थी वो, और इतना जानिए जो था वो भी सब पूर्ण हुआ है, ठीक है। ये इतना जानिए आपको अभी नोटबुक में लिखना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझ के रखना है, सिर्फ अभ्यास स्वाध्याय जो है वो आपको नोटबुक में लिखना है, ओके स्टूडेंट्स। और कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।